Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज की हमारी क्लास साइंस से रिलेटेड है। साइंस में बात करी जाए तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि जो रेस्पिरेशन है उसको हम पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट मैंने बताया था, कौन सा था, वो था बाह्य श्वसन। दूसरा कौन सा बताया था, गैसों का परिवहन। और तीसरा बताया था आंतरिक श्वसन, ठीक है। अगर इनको इंग्लिश में बात करी जाए तो जो बाह्य श्वसन है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो गैसों का परिवहन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और आंतरिक श्वसन को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बाह्य श्वसन और गैसों का परिवहन इसके बारे में पूरी तरीके से बात कर लिया था, ठीक है। जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं सब बता दिया था। एक बार और देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। जो बाह्य श्वसन है उसके अंतर्गत ब्रीदिंग है, सांस को लेना और छोड़ना, जो कि कहाँ तक का प्रोसेस होता है, लंग्स तक का प्रोसेस होता है। उसके बाद लंग्स में क्या आती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होती है, एल्वियोली वायुकोष्ठ में इकट्ठा होती है, और वायुकोष्ठ से जो ऑक्सीजन है वो सेल तक जाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जिसे क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। और होती क्या, ये गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, सो इसका परिवहन होता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया। दूसरा स्टेप जो दूसरा पार्ट था वो था गैसों का परिवहन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का था। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो उसको भी आरबीसी करती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। आरबीसी के थ्रू 10% होता है, प्लाज्मा के थ्रू 7% होता है, 73% जो होता है वो होता है ब्लड में प्रेजेंट सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट के थ्रू होता है। ये क्या करते हैं, इसके साथ मिलकर यानी कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या किया था, हमने जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ तक पहुँचा दिया था, सेल तक पहुँचा दिया था। अब सेल में जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी उसे क्या बोलेंगे, हिंदी में बात करें तो आंतरिक श्वसन। अब देखिए, जो आंतरिक श्वसन है उसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ होता है, सेल में होता है। सेल में होने के कारण, कोशिका के अंदर होने के कारण ये क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, सबसे मेन जो रेस्पिरेशन है वो यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स में पढ़ लेते हैं, हाँ यहाँ आया, हो गया रेस्पिरेशन चैप्टर ख़त्म। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन जो मेन होता है वो कहाँ होता है, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, या जिसे आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ देखिए, जो आंतरिक श्वसन है सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम है या अलग अलग है, या फिर सिंपली आपसे पूछूं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, यदि आपके दिमाग में आया कि सांस को लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है, तो ये डेफिनेशन 100% गलत है, क्योंकि सांस को लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं कहलाता, ठीक है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। ये सांस को लेना और छोड़ना नहीं है। अगर सांस को लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन है तो ब्रीदिंग क्या है, फिर श्वास क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्रीदिंग कहलाती है क्या, सांस को लेना और छोड़ना, ठीक है, उसको ग्रहण करना फिर छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। और रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग तो एक तरीके से एक स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, ना कि रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, सेल में होने वाली प्रक्रिया है। अब आगे बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन होता क्यों है ये समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आएंगे। देखिए, हमारे शरीर में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड लेते हैं, फैट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन इसमें जो तीन जिनका जो मतलब कि जटिल अणु से सरल अणु में जो कन्वर्ट होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन है, और उसके बाद फैट है। यही 3 जो होते हैं, पहले तो ये कैसे होते हैं, ये जटिल अणु में होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं।
हैं, ये टूटते हैं सरल मॉलिक्यूल में। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी चीज़ें बताई। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटकर जब सरल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में, फैट जो होती है वो किसके फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में। तो ये सारे मैंने बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरल फॉर्म है वो क्या कहलाता है, वो ग्लूकोज कहलाता है। अब हमने जो कार्बोहाइड्रेट खा के अपने शरीर में रखा है ना, वो किस फॉर्म में हमारे शरीर में है, वो है ग्लूकोज के फॉर्म में। और वो ग्लूकोज जो हम मतलब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है ना, वो क्या होता है, जब बनता है तो वो कहाँ जाता है। अब देखिए ये ग्लूकोज जो है आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये साइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको बतानी है। ये ग्लूकोज इस ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है, और इसके थ्रू यहाँ कहाँ पहुँच जाता है, सेल में पहुँच जाता है। ये क्या है, सेल है, कोशिका जिसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्लूकोज इस ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ सेल के अंदर पहुँच जाता है। अब देखिए ये ग्लूकोज यहाँ पहुँच तो गया, कहाँ, यहाँ पहुँच गया, लेकिन इस ग्लूकोज से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे मिलेगी, तो मिलेगी जब ये ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है। जब ये ग्लूकोज टूटेगा यानी जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। अब ये जो टूटेगा तो किससे टूटेगा, ऑक्सीजन से टूटेगा। अब ऑक्सीजन भी आनी चाहिए ना, तो ऑक्सीजन हम किसके थ्रू लेते हैं, नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, हमारे लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा हो जाती है, एल्वियोली में। एल्वियोली से ऑक्सीजन किसके थ्रू आती है, ब्लड के थ्रू। कहाँ पर आती है, इस सेल में आती है, ठीक है। आपको समझ में आया, ये जो प्रोसेस है पूरा ओवरऑल, यही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये ग्लूकोज जो है, इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन इस सेल में आती है ना, इसको ऑक्सीडाइज करती है, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, या इंटरनल रेस्पिरेशन बोलो, या फिर इसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलो, या रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, मतलब कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन वो क्या है, आंतरिक श्वसन क्या है, तो सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, सेल के अंदर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया कि जो हम ग्लूकोज इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है, हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में पहुँचता है। और ये जब पहुँचता है हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में, तो इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं प्राप्त होती। इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तब एनर्जी प्राप्त होती है। वो ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है उससे होता है ना, और इसीलिए हम सांस लेते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना हो तो हम सांस ही नहीं लेंगे। समझ पाए आप इस चीज़ को। ये है आंतरिक श्वसन। अब आगे बात करते हैं, जो आंतरिक श्वसन है ना, ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अब आपको लगता होगा ये कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, ये क्या है, कैटाबॉलिक। इसको थोड़ा इधर समझाऊँ, देखिए यही समझ लेते हैं ना। देखिए मैंने बताया जो ये रेस्पिरेशन है, इसको मैं वहीं बना दूँ क्या, चलिए ठीक है, यहाँ बताती हूँ मैं। देखिए रेस्पिरेशन पहले तो सेल में होने वाली प्रक्रिया, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो आपको लगता होगा कि ये कौन सा प्रोसेस है, हमें तो पता ही नहीं है ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयी प्रक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अपचयी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ, ठीक है, अपचयी प्रक्रिया। अब मैं आपको फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक पॉइंट जो इसमें वैसे वर्ड आएंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करते चलूँगी। देखिए
सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया कि आंतरिक श्वसन क्या है, सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। क्यों होता है वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इससे तो बता ही दिया क्यों होता है, लेकिन और भी आगे बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, हिंदी में बोलते हैं अपचयी प्रक्रिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अपचयी प्रोसेस, एक और नाम सुना होगा आपने एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना। तो एनाबॉलिक क्या होता है, यानी उपचयी प्रक्रिया किसे कहते हैं और अपचयी प्रक्रिया किसे कहते हैं, दोनों बताएंगे। देखिए जो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ना बोल के सीधे सीधा ये अपने दिमाग में रखिए कि जब भी ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा ना तो कोई चीज़ टूटेगी और साथ में किसका निर्माण करेगी, एनर्जी बनाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी का निर्माण करेगी, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगी, है ना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आए, मैंने क्या बताया, कैटाबॉलिक प्रोसेस जहाँ पर होगा वहाँ पर कोई चीज़ टूटेगी और टूटने के बाद किसका निर्माण करेगी, एनर्जी का निर्माण करेगी। यानी अगर मैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊँ तो इसका मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब टूटता है ना, कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, एक छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टूटता है कंपाउंड में, ठीक है, और साथ का साथ एनर्जी बनाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊँ मैं, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, जो रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, श्वसन की बात कर रही हूँ। जो आंतरिक श्वसन है या श्वसन जो है वो क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, अपचयी प्रक्रिया है। अब इसको देखते हैं, श्वसन की जो रिएक्शन है ना, जो अभिक्रिया है उससे समझते हैं। देखिए श्वसन की जो अभिक्रिया है वो है C6H12 ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज टूटता है O6, C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज। अब आप बैलेंस पे मत जाना, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ रख रहा हूँ। रिएक्शन को बैलेंस अगर कर भी दूंगी, नहीं भी करूँगी तो आप देखते रहना, ठीक है, सिर्फ समझ लीजिए। देखिए ये किस में टूटता है, 6CO2 प्लस 6H2O में टूटता है और साथ में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। इसको सिर्फ अभी इतना कितनी बनती है वो भी बताएंगे, सिर्फ अभी इतना रखिए। तो देखिए ये क्या है, ये है हमारे रेस्पायरेशन की रिएक्शन। अब देखिए हमने बताया कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ टूटती है ना। अब कोई चीज़, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, टूटता है। एक बड़े मॉलिक्यूल से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, छोटे खंडों में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद साथ में एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ है, ये जो ग्लूकोज है ये क्या हो रहा है, यहाँ देखिए टूट रहा है और टूटने के साथ साथ एनर्जी बना रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब आपको मैं एक और प्रोसेस होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में आई थिंक उपापचयी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। उसको समझा देती हूँ, यहाँ पे समझाऊंगी क्योंकि उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, मतलब रेस्पायरेशन से उसका रिलेशन नहीं है, मैं समझा दे रही हूँ ताकि कहीं पर अगर आए तो एनाबॉलिक का मतलब समझ में आए ना आपको। एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है, कोई जो कंपाउंड होता है ना, दो या दो से अधिक कोई मान लेते हैं, इसमें ना किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है यहाँ पर, है ना। दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं आप। कोई भी कंपाउंड जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ले लूँ, है ना, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। देखिए ये कैसे बनती है, 6CO2 प्लस 6H2O और बनता क्या है, C6H12O6 और साथ में 6O2 भी निकलता है ना। तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। अब देखिए हमें सिर्फ बताना है एनाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये दो छोटे कंपाउंड है, ठीक है,
यहाँ पर ये दो छोटे कंपाउंड आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस में अपने दिमाग में ठूस ठूस के बढ़ लीजिए कि एनाबॉलिक प्रोसेस में किसी बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, है ना। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें क्या होगा, कटेगी कोई चीज़, याद करने के लिए कट होगी, यानी कोई बड़ा कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। और टूटेगा और उसके साथ एनर्जी बनेगी, तो वो क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो आपको ये समझ में आया और ये समझ में आया, और यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रोसेस है, किस प्रकार का प्रोसेस है, वो है एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना। और जो ये रेस्पिरेशन है यानी जो श्वसन है वो किस प्रकार का प्रोसेस है, वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताया कि कैटाबॉलिक में क्या होता है, कोई चीज़ टूटेगी, और एनाबॉलिक में बस यही चीज़ रखिए, कोई चीज़ टूटी तो कैटाबॉलिक हो गया, कोई चीज़ मतलब फॉर्मेशन हुआ किसी चीज़ का, फॉर्मेशन तो यहाँ भी हो रहा है लेकिन जो कंपाउंड था वो टूटा, है ना, टूटा, सो क्या कहलाया, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और यहाँ पे क्या हुआ, वो टूटा नहीं, वो जुड़कर फॉर्म किया, कोई नया कंपाउंड बनाया, बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो वो क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। आई थिंक आपको कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्लियर हो गया होगा, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यानी जो ये आंतरिक श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आंतरिक श्वसन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है, एंड अब्सेंस, अब्सेंस CNC, ठीक है, अब्सेंस दोनों कंडीशन में होता है। आपको ये चीज़ समझ में, देखिए आपको यदि ये चीज़ दिख ना रही हो ना तो मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो आंतरिक श्वसन होता है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के अब्सेंस में दोनों कंडीशन में होता है। अब देखिए, अब प्रेजेंस और अब्सेंस आपको समझ में आ गया, और इन्हीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की अब्सेंस दोनों कंडीशन में जो आंतरिक श्वसन होता है, इसी आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने, दो भागों में। सो जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है या फिर जो ये आंतरिक श्वसन है, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, है ना, इसको मैं मिटा दूं। देखिए इसी आधार पर ये कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में। किस आधार पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे। एक कहलाता है अनाक्सिक श्वसन, क्या कहलाता है, अनाक्सिक श्वसन। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि इस चीज़ को मैंने पहले ही बताया है। और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स आपको समझ में आया, मैंने बताया ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में क्या होता है, ये सेलुलर कोशिकीय श्वसन होता है। तो इसी आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है अनाक्सिक श्वसन और एक है ऑक्सी श्वसन, ठीक है। अब देखिए जो अनाक्सिक श्वसन है, इसे समझ में आ रहा है, इंग्लिश में मैंने बता दिया, इसे एनारोबिक बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अनाक्सिक श्वसन है, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो ऑक्सी श्वसन है, इससे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी जब ये रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, ये मैं क्रॉस का चिन्ह लगा रही हूँ और यहाँ पे सही का, ठीक है। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि अनाक्सिक श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब आगे देखिए, जो ऑक्सी श्वसन होता है ये कहाँ होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अभी मैं आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी, डोंट वरी।
एक एक चीज़ को मैं क्लियर करती चलूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो आपको बताती हूँ, देखिए ये मैंने बना दिया सेल, ठीक है। बहुत सारी इसमें चीज़ें पाई जाती हैं सेल में, सेल के अंदर, यानी ये कि सेल मतलब वो कोशिका, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में। देखिए ये क्या है, कोशिका है, सेल का मतलब कोशिका। आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, सारी चीज़ समझ में आएंगी। देखिए ये है कोशिका, कोशिका के अंदर इस तरीके से क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। ये जो लिक्विड भरा होता है ना, इसे ही कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या, एक द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया साइटोप्लाज्म में क्या होता है। और ये जो अनाक्षीय श्वसन है ये कहाँ होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब समझ में आया। अब देखिए जो अक्षीय श्वसन है ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होती है, तो देखिए ये क्या है, सेल है। और इसी सेल के अंदर यहाँ पर स्फेरिकल रेड कलर की क्या पाई जाती है, ऐसे संरचना पाई जाती है, इस टाइप से, इसी सेल के अंदर, है ना। सेल के अंदर इस गोल आकार में ऐसे रेड कलर की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया कि ये जो द्रव भरा है, जो लिक्विड भरा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे स्फेरिकल रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो अक्षीय श्वसन होता है ये यहाँ होता है, और जो अनाक्षीय होता है ये लिक्विड में होता है। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो होता नहीं, पूछा जाता है अनाक्षीय श्वसन से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, या फिर अक्षीय श्वसन से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो दिमाग में आता है कि अच्छा 2, 38, 36, मतलब ये सब पढ़े होंगे ना। तो वो कैसे होता है उस चीज़ को मैं बताने जा रही हूँ। और मैं थोड़ा सा डिटेल में या फिर थोड़ा डीप, ज़्यादा डीप नहीं कर रही हूँ, थोड़ा करूँगी, ताकि आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, कोई चीज़ रटनी ना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि पिट बेशक लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे अगर साइंस पूछे जा रही है, जितनी मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई है, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टीचर पढ़ाए, लेकिन 90% आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 10% तो क्वेश्चन जो पेपर सेट करता है ना, वो 10% किसी के लायक नहीं सेट करता है ना। 50% तो एवरेज करता है, जो सभी कर सकते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग की ज़रूरत होती है। लेकिन 50% के बाद जो और 30% होता है, वो थोड़ा सा वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है ना, दिमाग की ज़रूरत है। और दिमाग की तो सब जगह ज़रूरत है। कहने का मतलब 30% सबके लिए आसान नहीं है। और उसके बाद 30 के बाद जो 20% पेपर सेट करता है ना, वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको गलत ही करेंगे। सो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ ना, इसमें 90% आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, ये गारंटी के साथ है कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिलेंगी। और मैं उन्हीं चीज़ों को इन्वॉल्व करती हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई भी फर्जी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो मैं ये बता रही थी, अनाक्षीय श्वसन को पहले पढ़ेंगे, अक्षीय को बाद में पढ़ेंगे। अब आइए, मैंने बताया था अनाक्षीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, है ना। इस सेल के अंदर का जो द्रव्य है, कोशिका के अंदर के द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए अब हम समझते हैं अनाक्षीय श्वसन में क्या प्रोसेस होता है। तो हमने बताया कि जो ग्लूकोज है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी टूटता है और अब्सेंस में भी टूटता है। ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तभी, लेकिन जब अब्सेंस में टूटेगा, अनुपस्थिति में टूटेगा, तो उसका पूर्ण रूप से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जिसके थ्रू क्या होगा, हमें कम एनर्जी प्राप्त होगी। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आइए देखते हैं। देखिए हमने बताया ग्लूकोज यहाँ भी टूटेगा, ग्लूकोज समझ रहे हैं, वही जो हम खा पी के बैठे रहते हैं और ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, सेल में पहुँच जाता है। और यहाँ मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये कहाँ है, इसके अंदर है। देखिए प्रोसेस क्या होता है, ये ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरूविक एसिड में। किसमें, पायरूविक एसिड।
इनके नाम भाई यही हैं, है ना। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि उसमें अगर हम जाएं केमिस्ट्री में तो कोई चीज़ चेंज नहीं होती। देखिए ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटता है, किस प्रोसेस के थ्रू टूटता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। अब कोई चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, मैं आप बता रही हूँ। देखो जहाँ पर कहीं लिसिस लगा हो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है टूटना, है ना। और ये क्या है? ग्लाइको, यानी ग्लाइको ये ग्लूकोज से मिलकर बना है। सो इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आया ग्लूकोज का टूटना। ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज टूटना। ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनाता है? 2 मॉलिक्यूल बनाता है। कितने? 2 मॉलिक्यूल बनाता है। सो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ 2 मॉलिक्यूल, आगे लिख देती हूँ ना 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल बनाता है? 2 मॉलिक्यूल बनाता है। किसके? पायरुविक एसिड के। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए आगे क्या मैं बता रही थी। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और साथ में 4 ATP बनाता है। अब आपको लगता होगा ATP क्या है? सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। देखिए मैंने बताया जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है और उसके साथ साथ किसमें? कब? ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, ठीक है। O2 की एब्सेंस में, ठीक है। देखिए ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है ना, ये ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है तो क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है। कितने? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है, ठीक है। साथ में 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितने? 4 ATP। अब आपको लगता होगा ये ATP क्या है? तो ATP एक प्रकार से एनर्जी की करेंसी है, ठीक है। जैसे हम लोगों की अगर अपने भारत की बात करें तो रुपया है, वैसे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी करेंसी को कहा जाता है ATP। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कितने ATP बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। लेकिन इस 4 में 2 ATP जो होते हैं इस पूरे प्रोसेस को, इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कराने में खर्च हो जाते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे भी तो पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो क्या मैं पढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़रूरी है पहले मुझे पढ़ना, हर एक चीज़ को क्लियर करना, ताकि मैं बेहतर ढंग से काम कर सकूँ, है ना, जो काम करना है। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि बनते तो 4 ATP हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ATP जो होते हैं ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है इसको कराने में खर्च हो जाते हैं। तो बचे कितने? सिर्फ 2 ATP बचे, है ना। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 2 खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने ATP बनते हैं या कितने ATP का फ़ायदा होता है? तो वो होता है 2 ATP, है ना। अब कैसे वो चीज़ समझ में आया ना। ये 2 होते हैं जो खर्च हो जाते हैं, है ना, और ये जो होते हैं इन्हीं का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने ATP बनते हैं? तो यहाँ पर 2 ATP बनते हैं, ठीक है। कितने? 2 ATP, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो आंशिक होता है, पार्शियली होता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और ये क्या कहलाता है? अनाक्षी श्वसन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है। सारी चीज़ें मैंने बताया। अनाक्षी श्वसन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल के अंदर भरा हुआ द्रव, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोसेस मैंने बताया, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। ये नाम थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू टूटता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब टूटना। ग्लूकोज का टूटना है क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस होता है तो ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाता है। कितने पायरुविक एसिड बनाता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है और साथ में 4 ATP का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस 4 में 2 जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं ATP, है ना। बचते कितने? 2 बचते हैं। सो ओवरऑल अनाक्षी श्वसन में कितने ATP बनते हैं? सिर्फ 2 ATP बनते हैं, है ना।
कम एटीपी तो कम एनर्जी, है ना, वो एटीपी क्या है, एनर्जी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए आगे, है ना, आगे एक चीज़ मुझे समझाना है। देखिए आगे मैं इसको मिटा दूँ फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, है ना। इसको समझा मिटा के मैं कुछ बताना चाह रही हूँ जो कि सीटेट में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ मैं इसको लिख दे रही हूँ, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, GLYCOLISIS, ठीक है, ये है। अगर किसी को लगे कि ये है क्या, तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये सब होता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, यही बोला जाता है। अब देखिए क्या होता है, यही पायरुविक एसिड जो है, यहाँ जो पायरुविक एसिड बना है, यही पायरुविक एसिड ह्यूमन में, मनुष्य में, यही पायरुविक एसिड, इसको बाद में बताऊंगी ना, अभी इस चीज़ को इतना ही समझ लीजिए। ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों चीज़ें बाद में बताने वाली है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से, यहाँ से पूछा जाता है। अब आपको समझ में आया 2 ATP कैसे बना। और एक चीज़ मैं क्या बताने वाली थी, जो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ना, इसको खोजा था एम्बेडेन में खोजा था, सॉरी, एम्बेडेन और कौन था, एक मिनट फ्रेंड्स, इसे मैं देख लूँ, इसको सर्च किसने किया था, वो खोजा किसने था। हाँ, एम्बेडेन मेयरहॉफ परनास, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। एम्बेडेन मेयरहॉफ और परनास ने खोजा था। देखिए ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ना, इसको किसने खोजा था, एम्बेडेन मेयरहॉफ परनास। तो देखिए ई हो गया, ये M हो गया और ये P हो गया, है ना। तो इस प्रकार इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, EMP पाथवे कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पाथवे कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि इसे EMP पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस है इसको खोजा किसने था, तो एम्बेडेन मेयरहॉफ परनास ने खोजा था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। इसको क्या कहा जाता है, EMP पाथवे भी कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस तो कहा ही जाता है। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताने वाले थे, अब इधर आते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ से कितना ATP बना, 2 ATP बना, है ना। यहाँ पे मैं 2 ATP लिख भी सकती हूँ ना शेष को, क्योंकि 2 तो खर्च हो गए, कैसे खर्च हुए बता दिया मैंने। अब देखिए ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल में प्रेजेंट है ना, सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होता है, ये O2 की उपस्थिति में होता है। देखिए अब जब ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर आता है ना, जब भी ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर आता है तो यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं ऑक्सीडेशन में। ये जो ऑक्सीडेशन है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस, वही वाला प्रोसेस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस,